भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से आज हम बात करेंगे और किसानों की समस्याओं को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे कि जो संसद में बिल पास हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप इस क्षेत्र के अंदर उतरे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से संवाद भी देंगे, समाचार भी देंगे और लोगों को एक प्रकार से प्रशिक्षित भी करेंगे राजनीतिक सामाजिक विषयों को लेकर के। तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं। देखिए, जहाँ तक इन बिलों की बात है, 2 बिल इस बार संसद ने किसानों को लेकर के पास किए हैं। 3 बिल नहीं, तीसरा बिल वो एक्चुअली देखा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विषय है, वो दोनों तरफ का विषय है। वो मुख्य रूप से 2 बिल हैं। तीसरे बिल के अंदर भी यदि दाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो हस्तक्षेप करेंगे, अन्यथा जो है वो आज़ादी रहेगी। बाजार के अंदर भी कई बार किसानों के उत्पाद का दाम बढ़ता है तो तुरंत उसमें परेशानी लोगों को होने लगती है। किसान को यदि बेहतर दाम मिल रहा है तो मिलने देना चाहिए, लेकिन हाँ, ये जरूर उसमें ये जरूर व्यवस्था की है कि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ेंगे तो उपभोक्ता को भी तो आखिर वो माल खरीदना होता है, तो उसमें हस्तक्षेप सरकार करेगी, तो अलग विषय है। मुख्य रूप से 2 बिल है। ये पहला बिल तो इस बारे में है कि अभी तक जो देश का किसान है वो सामान्यतः मंडी समितियों के माध्यम से कारोबार अपना करता है, अपने उत्पाद बेच रहा है। तो मंडियां सीमित है, मंडियों की संख्या सीमित है, मंडियों की क्षमता सीमित है। और दूसरे, वहां पर जाकर के जब किसान अपने उत्पाद को बेचता है तो एक प्रकार से वो मंडी के अंदर एक अवश्य सा व्यक्ति हो जाता है, जो उसको दाम मिले उसको लेना पड़ता है। तो एक बिल के अंदर तो हमने ये व्यवस्था की है कि अब किसान मंडी के बाहर भी किसी भी स्थान पर अपना माल बेच सकता है। देखा जाए तो हमने पूरे देश में उसको अपना माल बेचने की छूट दी है, परंतु बहुत सारी चीजें तो पूरे देश में नहीं बेची जा सकती। लेकिन मान लो कोई गेहूं है, चना है, यानी ऐसी जो चीजें जो तुरंत नष्ट नहीं होती, उसको चाहे तो दूर के भी किसी प्रदेश के अंदर वो अपने सामान का सौदा कर सकता है, ये देख करके कहाँ उसको बेहतर दाम मिलेगा। लेकिन जो अन्य चीजें हैं उसके लिए भी वो मंडी के साथ बंधा हुआ नहीं है। मंडी रहेगी, मंडी खत्म नहीं हो रही है, परंतु उसको अन्य विकल्प भी रहेंगे। तो मंडी के भी जो खरीदार हैं वो भी थोड़ा सा बेहतर दाम देने के लिए प्रवृत्त होंगे। तो सबसे एक तो ये बड़ा बिल है। और निश्चित रूप से और मजे की बात यह है कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, लक्ष्मी में पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग या अन्य लोग हैं, वो भी इन बातों की मांग करते रहे। तो इसलिए ये विरोध राजनीतिक है, इसमें तथ्यात्मक नहीं है और ये पूरी तरीके से किसानों के हित को ध्यान में रख करके ये बिल आया है। दूसरा जो बिल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आज देश के अंदर अधिकांश जो किसान हैं हमारे, वो छोटी जोत के किसान, लगभग 86% ऐसे किसान हैं जिनकी जोत 2 हेक्टेयर यानी 3-4 एकड़ या उससे भी छोटी है। तो उनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं होते, अपना उत्पाद वो लेते हैं, वहीं पर कोई उन्होंने चीज पैदा की तो कई बार तो उनके पास बीज के लिए, खाद के लिए पैसे नहीं होते, जैसे तैसे अपना घर चलाते हैं। यदि उनके घर के अंदर कोई नौकरी करने वाला नहीं है तो घर को चलाना भी उनके लिए मुश्किल होता है, और इसीलिए अलाभकारी खेती होने की वजह से लोग वहां से हट रहे हैं। तो उसके लिए हमने 2 उपाय किए। एक तो उपाय ये किया है कि व्यक्ति उनके पास, किसान के पास जाकर के उनके माल को खरीदेगा, उसके साथ एक प्रकार का अनुबंध करेगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट खेती का नाम देते। कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं है वो, तो उसकी फसल के साथ अनुबंध करेगा कि भाई हम इतने रुपए में आपकी फसल ये खरीदेंगे, जितने भी होगी अंदाजा लगा करके कि भाई 100 क्विंटल होगी कि 200 क्विंटल होगी कि 50 क्विंटल होगी, इस दाम पर खरीदेंगे। ये दाम MSP से कम नहीं होगा, इसकी हमने व्यवस्था की है। हमारे मंत्री जी ने भी कहा कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा। और मान लीजिए किसी वजह से दाम घट जाए बाजार के अंदर, तो भी खरीदार को वो दाम देना पड़ेगा। लेकिन किसानों का मानना है कि ये शुरू में लालच है और फिर ये 3-4 साल तक हमें अच्छे दाम देंगे, उसके बाद हमें अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। तो सरकार किस लिए बैठी है? जो सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वचन लेकर के बैठी हुई है, वो सरकार आए कि कौन उससे बाहर चला जाए, किसान का शोषण नहीं होने दिया जाए। ये केवल कल्पना है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब ये बात इसमें कानून में व्यवस्था की गई है कि वो मुझसे खरीद रहा है, मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ, मुझसे संतुष्ट नहीं है तो इनसे खरीद सकता है, इनसे खरीद सकता है, उसके लिए पूरा कानूनी संरक्षण है। तो ये एक व्यर्थ की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और तो एक और तो उसको ये होगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था, लेकिन मान लीजिए दाम बढ़ जाए तो उसको उस बढ़े हुए दाम का हिस्सा भी किसान को मिलेगा ही।
तो ये जो चीज है जो आज तक दाम को ठीक से मिलता नहीं था वो उसको मिलेगा। तो ये दो बिल मुख्य रूप से हैं, इसमें अनेक विकल्प किसान के पास हैं और किसान की आमदनी। अच्छा, दूसरा जो बात मैं कह रहा था कि एक तो विषय ये हो गया कि लोग उसके पास जाए, दूसरा हमने एक और इसमें इस कानून के अंदर व्यवस्था की है कि भाई छोटी छोटी जोत के 10 लोग मिल जाएं, 15 लोग मिल जाएं, उन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, वो उनकी अपनी इच्छा है, जिनके मन मिलते हो, विचार मिलते हो, एक खानदान परिवार के हों, मिलकर के एक एफपीओ बना लें, माने एक बड़ा ग्रुप बना लें, तो उसकी भी सुविधा हम देंगे, उसको आर्थिक सहायता भी देंगे। तो इस प्रकार से जो किसान है जो कर्ज के जंजाल में फंस जाता है उससे उसको मुक्ति मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पैसा जाएगा, गांवों की समृद्धि बढ़ेगी, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, गांवों से पलायन रुकेगा, कि किसान जो है आत्मनिर्भर होगा। ये सारी जो व्यवस्थाएं कानून के माध्यम से की गई हैं। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। इन विषयों के ऊपर स्वयं वो इस प्रकार के व्यवस्थाएं किए जाने की मांग करते रहे हैं और निश्चित रूप से हम भी जनता के बीच में जाएंगे। जैसे जैसे किसानों को असलियत पता चलेगी, जो छोटा मोटा विरोध उनका है सारे देश में नहीं है, सब जगह पर नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, उनको बात समझ में आएगी और निश्चित रूप से सरकार के मंशा को समझेंगे। नरेंद्र भाई मोदी सदैव किसानों के हित में काम कर रहे हैं। हम ये गारंटी करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री रहते किसानों का किसी प्रकार का हित नहीं। देखिए, हमने किसान बिल के बारे में राजेंद्र अग्रवाल जी से बात की और उन्होंने साफ तौर से ये साफ किया कि आखिर ये किसानों का बिल किसानों के हित में ही है। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये केवल उन्हें भ्रमित कर रही है, उन्हें उनके अंदर भ्रमण फैला रही है और कुछ नहीं है। आप राजनीति में आए, आपका क्या उद्देश्य था राजनीति में आने का? देखो भैया, मैं मूलतः सामाजिक कार्य करता हूँ। मेरी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। मैं छोटी उम्र से संघ से जुड़ा रहा और इसी क्रम में मैं संघ का कुछ वर्षों तक 13 वर्षों तक मैं प्रचारक किया, इसको गुड टाइम कहते हैं कभी कभी। और फिर मेरी जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक है, मेरी प्रेरणा भी सामाजिक है और वहीं पर रहते रहते धीरे धीरे मैं वही काम करता रहा। फिर 2009 में अचानक मेरी ओर ध्यान दिया। उससे पहले मुझको भाजपा का अध्यक्ष जरूर बना दिया गया था, कम्युनिटी टिकट दिया और फिर मैं पार्टी के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं संसद में पहुंचा। देखा जाए तो मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था मैं राजनीति के अंदर जाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा सामाजिक सेवा का ही मेरा आधार रहा है, तो उस नाते मेरी कोशिश है कि सांसद बनने के बाद भी मैं अपने उस सामाजिक दायित्व का पालन करता है। ये तो साफ तौर पे साबित होता है कि आप तीसरी बार सांसद हैं, तो आपने मेरठ के लिए कोई खास उपलब्धि जो आपको महसूस होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है? मेरे ख्याल से इस विषय में तो मेरठ के लोग भी इस बात को बताएंगे। जब मैं 2009 में संसद में पहुंचा तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे जनता के द्वारा भी बताई गई वो ये थी कि दिल्ली से मेरठ की जो कनेक्टिविटी है बहुत खराब है और इसकी वजह से मेरठ पिछड़ता जा रहा है। सारा जो उद्योग है, सारी जो लक्ष्मी की कृपा है वो गाय जगह नोएडा पर आकर के जुट जाती है। तो मैंने फिर उसके लिए कोशिश की, बराबर पार्लियामेंट के अंदर विषय उठाया, मंत्रियों से मिला, सबसे मिला और आज मैं समझता हूँ कि तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी मेरठ को प्राप्त हुई। मेरे दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे 2 महीने बाद बनकर तैयार हो जाएगा। रैपिड रेलवे इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये हो रहा है, ये दोनों मिलाकर के लगभग 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सब तरफ मेरठ के जिस तरफ आप जाना चाहो, बागपुर की तरफ जाओ, गढ़ की तरफ जाओ, हापुड़ की तरफ जाओ, रुड़की की तरफ जाओ या जो है इधर कोटद्वार की तरफ जाओ, सब तरफ आपको हाईवे बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता की उपलब्धि है ना, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मेरी भी भूमिका है। उसके अलावा IT पार्क है, मेडिकल कॉलेज है, आकाशवाणी केंद्र है, लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है, यानी ऐसे अनेक प्रोग्राम हैं जो क्षेत्र के अंदर हुए। और मैं इतना में संक्षेप में, क्योंकि इस बात की बहुत चर्चा हो सकती है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र की जो एक छवि थी पहले है ना वो बदल रही है। अब मेरठ जो है विकास का और एक अच्छे माहौल का केंद्र बनता जा रहा है और यही हमारी कोशिश है और आगे भी ये कोशिश है। मेरठ की जनता के लिए, मेरठ के लिए कोई खास संदेश आपका? भाई सब लोग सक्रिय रहे, कोरोना का काज कर रहा है तो इस बार तो मैं खासतौर से इस बात को कहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, इसका पालन करें। कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है और सावधान रहें, स्वस्थ रहें सब।
और जो एक बात और है जो मैंने इसमें कही नहीं, कूड़े का निस्तारण का विषय इतना ज़बरदस्त है, उसके ऊपर में बराबर मेरी चिंता रहती है, मैं मिलता रहता हूँ, मीटिंग भी करता रहता हूँ, तो जो उसका स्थायी हल निकला है तो स्वच्छता का ध्यान रखें, ये मेरा जनता से बहुत विनम्रता के साथ मेरा निवेदन है। ठीक है जी, धन्यवाद। देखिए अग्रवाल जी ने हमें बताया कि मेरठ कहीं ना कहीं दिल्ली से बहुत दूर था, लेकिन उनके कार्यकाल में, उनके प्रयासों ने आज मेरठ और दिल्ली में कुछ ज़्यादा दूरी नहीं छोड़ी है। रेल, यहाँ पर बहुत सारे कार्य इन्होंने ला दिया। कैमरामैन नितिन के साथ मैं जैकी सैनी, आयो मीडिया, मेरठ।